हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान फॉर जॉब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी जो एनटीपीसी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। बिहार एसआई में भी यहीं से क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्तों। और जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 के लिए। ठीक है ना। तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर बॉटनी से प्रश्न आते हैं तो आई एम डेम श्योर कि यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता जो है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, अगर बात करें अरस्तु की, दोस्तों अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। और वहीं जूलॉजी का भी पिता जो है वो अरस्तु को कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें सलीम अली की, तो दोस्तों सलीम अली को भारतीय पक्षी विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन बर्ड साइंस। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और पीडी डोगरा की बात की जाए तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहा जाता है भारतीय जिम्नोलॉजी का पिता। ठीक है, भारतीय जिम्नोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें वर्ल्ड लेवल पे दोस्तों जिम्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चैम्बरलिन को। ठीक है, चैम्बरलिन को, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, जो पादप जगत होता है ना, प्लांट किंगडम, उसे दो पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है वो होता है क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, पहला पार्ट होता है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा पार्ट होता है वो होता है फिनेरोगैम्स। ठीक है, और जो जिसके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है वो होता है क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, फिनेरोगम्स जो इसके अंदर बीज का निर्माण होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और फिनेरोगम्स को भी दो पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, एक बांटते हैं इसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। यानी कि एक होता है अनावृतबीजी और एक होता है आवृतबीजी। दोस्तों अनावृतबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म की बात की जाए, जिम्नोस्पर्म दोस्तों, इसमें जो बीज होता है ना उसके बाहर कवर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाहर कवर नहीं होता है, बीज के बाहर कवर यानी सीड के बाहर जो कवर होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो चीड़ का पेड़ होता है, देवनार का होता है, ये सब में उसके बीज जो होते हैं ना उसके बाहर कवर नहीं होते हैं। और इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो वो होता है दोस्तों एंजियोस्पर्म, जिसके बीज के ऊपर कवर होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिप्टो गेम्स की बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, और एक आते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और एक आता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। और दोस्तों टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ये तीनों में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थैलोफाइटा की बात की जाए तो दोस्तों थैलोफाइटा जो है इसके अंतर्गत कवक और शैवाल आते हैं। ठीक है, कवक और शैवाल इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे अलग अलग बांट नहीं सकते हैं इसके थैलोफाइटा को, यानी कवक और शैवाल को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ब्रायोफाइटा से याद आपको रखना है कि जो पादप जगत होता है ना, प्लांट किंगडम, उसका उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं कि ब्रायोफाइटा जो है इसे पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबियन कहा जाता है। टेरिडोफाइटा की बात करें दोस्तों, टेरिडोफाइटा की, तो दोस्तों टेरिडोफाइटा को पादप जगत प्लांट किंगडम का सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स कहा जाता है। ठीक है ना, तो एग्जाम में पूछे कि रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, तो दोस्तों वो हो जाएगा टेरिडोफाइटा। और यहाँ से आप एक बात और याद रखिएगा कि जो लाइकेन होते हैं ना दोस्तों, लाइकेन, ठीक है, लाइकेन दोस्तों वो कवक और शैवाल से ही मिलके बनते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लाइकेन किससे मिलके बने होते हैं, तो कवक और शैवाल से। ठीक है, याद रखिएगा। और लाइकेन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न याद रखिएगा करंट अफेयर का, कि भारत का सबसे जो पहला लाइकेन पार्क जो बना है वो उत्तराखंड में बना है। ठीक है,
उत्तराखंड में बना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इतना आप याद रखिएगा इससे। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फूल की बात की जाए तो दोस्तों वो है रेफलेसिया अर्नोल्डी, ठीक है, रेफलेसिया अर्नोल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। और बात किया जाए दोस्तों कि दुनिया का सबसे छोटा जो पुष्पधारी पौधा होता है, एक पौधा होता है जो दुनिया का सबसे छोटा पुष्प उसमें होता है, तो वो कौन सा पौधा है? तो वुल्फिया है, ठीक है, वुल्फिया। तो ये भी आप याद रखिएगा। और निलंबो न्यूसिफेरा की बात की जाए तो दोस्तों ये तो कमल का नाम है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछते हैं, क्वेश्चन घुमाते हैं तो पूछते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो वहां पे कमल न दिया हुआ रहता है निलंबो न्यूसिफेरा। तो स्टूडेंट को तो लगता है अरे यार कमल कहाँ गया, तो आपको ये याद करना होगा, ठीक है। आंसर सही करने के लिए निलंबो न्यूसिफेरा कमल का साइंटिफिक नेम है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है दोस्तों? रिफ्लेसिया अर्नोल्डी, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ से एक बात और याद रखिएगा कि फूलों का जो अध्ययन होता है ना, उसे एंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, घेंघा यानी कि स्नेल द्वारा परागन को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, परागन परागन की बात की जाए तो पादप जगत में परागन दो तरीके से होते हैं, ठीक है, दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं एबायोटिक, और एक होते हैं बायोटिक, ठीक है। दोस्तों एबायोटिक यानी कि अजैविक, और एक होता है जैविक। और दोस्तों अजैविक जैसे एयर, वाटर, ये सब से होता है ना परागन, वो होता है अजैविक, ठीक है। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया। और जैविक में बात की जाए तो दोस्तों ये जो कीट होते हैं, जैसे कीट हो गया, और स्नेल हो गया, और बात करें तो चमगादड़ हो गया, ये सब से जो होते हैं ना वो होते हैं जैविक परागण, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है स्नेल का परागण पूछ रहा है, तो दोस्तों स्नेल यानी कि घेंघा द्वारा, जो घोंघा द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं मलैकोफिली, मलैकोफिली, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों बात करें क्रिप्टोरोफिली की, तो दोस्तों ये चमगादड़ द्वारा होता है, ठीक है ना। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है वेट द्वारा, वो होता है क्रिप्टेरोफिली, ठीक है। और बात करें मैरमैकोफिली, तो दोस्तों ये होता है चींटियों द्वारा, ठीक है। यदि जो चींटी होता है ना उसके द्वारा जो परागण होता है वो मैरमैकोफिली कहा जाता है। और ऑर्निथोफिली की बात करें तो ये पक्षियों द्वारा, ठीक है, ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा परागण को कहते हैं। ये सब आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों ये एयर द्वारा परागण को क्या कहते हैं, तो वो याद रखिएगा कि एयर द्वारा जो परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, उसे कहते हैं एनीमोफिली, ठीक है। और वाटर द्वारा होता है तो हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोफिली। दोस्तों ये तो याद होगा आपको, हाइड्रो वाटर, हाइड्रो ये तो H2O, यहाँ से आप याद कर सकते हैं हाइड्रोफिली, वाटर, एयर, एनीमोफिली, ठीक है। और यहाँ से याद कर सकते हैं कि एयर जो हवा की चाल है, गति है, उसे मापता है एनीमोमीटर, तो एनीमोफिली, एनीमोमीटर, ठीक है। और यहाँ से आप ये सब याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेलैकोफिली। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अनावृतबीजी पौधा कौन है? दोस्तों बात करें सबसे बड़ा अनावृतबीजी पौधे की, यानी कि ये जिम्नोस्पर्म है दोस्तों, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। दोस्तों सबसे बड़ा अनावृतबीजी यानी कि इसके बीज के ऊपर कवर नहीं होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो सबसे बड़ा अनावृतबीजी पौधा जो होता है वो होता है रेडवुड ट्री, ठीक है, रेडवुड ट्री। तो ये याद रखिएगा। और दोस्तों रेडवुड ट्री को सिकोया भी कहा जाता है, कहीं कहीं एग्जाम में सिकोया लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ रहता है सिकोया, ठीक है। तो याद रखिएगा रेडवुड ट्री को। और दोस्तों ये इतना बड़ा होता है, लगभग ये 380 से लेकर के 400 फीट तक होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बात करें जामिया की, तो दोस्तों जामिया जो होता है ये सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा होता है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा शैवाल, सबसे बड़ा शैवाल दोस्तों कौन है? तो दोस्तों सबसे बड़ा शैवाल जो होता है ना वो होता है कैल्पस, ठीक है, कैल्पस, कैल्पस को सबसे बड़ा शैवाल कहा जाता है, ठीक है। और यह समुद्री होता है, मतलब ये समुद्र में होते हैं ऐसे शैवाल जो कि सबसे बड़ा होता है, और ये सबसे बड़ा शैवाल है। और दोस्तों बात करें कि बॉलवक्स किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये बॉलवक्स भी एक तरह का शैवाल है, ठीक है, जो कि ये झुंड में होते हैं, मतलब जो समूह बना के रहते हैं, इस तरह से झुंड बना के रहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो झुंड या समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर जो
शैवाल रहता है, जो एलगी रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो बॉल बॉक्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें दोस्तों क्लेमाइडोमोनाज की, तो दोस्तों क्लेमाइडोमोनाज जो होता है ये सबसे छोटा शैवाल होता है, ठीक है ना। और इसे देखने के लिए इतना छोटा होता है कि इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा शैवाल जो होता है वो केल्पस होता है, और सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनाज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो झुंड में होते हैं उसे बॉलवक्स शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शैवाल की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। दोस्तों शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना, सेलुलोज। और दोस्तों ये काइटिन जो है ये कवक की कोशिका भित्ति होती है। और दोस्तों यही प्रश्न बिहार एसआई में पूछा गया है इस बार, अभी जो 2019 में 29 दिसंबर को जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो वो होती है काइटिन की। तो ये याद रखिएगा। अब फिलहाल यहाँ शैवाल की बात हो रही है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और एक बात आप और याद रखिएगा कि ये जो शैवाल है ना, ये जो भोजन जो इकट्ठा करते हैं अपने भोजन को, वो स्टार्च के रूप में करते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शैवाल अपने भोजन को संग्रहित कौन से रूप में करता है, तो स्टार्च के रूप में करता है। ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ से एक और बात याद रखिएगा कि जो ये सवाल है ना, इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहा जाता है दोस्तों, फाइकोलॉजी, याद रखिएगा। और कवक के अध्ययन की बात की जाए दोस्तों, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी आप याद रखिएगा, हो सके तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। दोस्तों अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के और भी वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है। दोस्तों सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा की बात की जाए तो दोस्तों ये अभी मैंने आपको बताया है कि इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा होता है वो होता है डाउसोनिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डाउसोनिया जो है वो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा है, तो इसकी जो साइज है दोस्तों उसकी बात करें तो इसकी साइज है दोस्तों 3 से 6 मीटर तक। ठीक है ना, ठीक है, इसके साइज है। ठीक है, और बात करें जियोप्सिस की तो दोस्तों ये सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। ठीक है, और ये सबसे छोटा है, तो इसके साइज की बात करें तो 5 मिलीमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा डाउसोनिया, सबसे छोटा जिप्सिस। और मोसेस भी दोस्तों एक तरह का ब्रायोफाइटा ही है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से आयोडीन किससे प्राप्त होता है। दोस्तों आयोडीन की बात की जाए तो दोस्तों आयोडीन जो है वो लेमोनेरिया से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यह एक प्रकार का शैवाल है जो कि समुद्री है दोस्तों, समुद्र में पाया जाता है और इसी से आयोडीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें कैल्पस की तो अभी मैंने आपको बताया सबसे बड़ा शैवाल कैल्पस है। वॉल्वॉक्स की बात की जाए तो ये अभी बताया मैंने आपको, ये ग्रुप में रहता है दोस्तों, ये ग्रुप बना के रहता है ये शैवाल। ठीक है, और स्पायरोगायरा भी एक प्रकार का शैवाल ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। दोस्तों यदि आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो तो इसका आंसर आप इजिली कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक फूल का प्रजनन भाग कौन सा होता है। दोस्तों फूल का प्रजनन भाग की बात की जाए तो दोस्तों वो होता है कार्पल या पुंकेसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पादप जगत का सरीसृप किसे कहा जाता है। दोस्तों पादप जगत का सरीसृप रेप्टाइल्स किसे कहा जाता है, प्लांट किंगडम यानी कि रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, वो दोस्तों आपको अभी मैंने आपको वीडियो में बताया है। यदि आप वीडियो अच्छा से देखेंगे आपको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, टेरिडोफाइटा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निषेचन के बिना फलों का विकास को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि निषेचन के बिना फलों का विकास होता है। ठीक है, उसमें बिना निषेचन का, बिना फर्टिलाइजेशन का फलों का विकास होता है। ठीक है, और उसे कहते हैं दोस्तों पार्थेनोकार्पी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्थेनोकार्पी। दोस्तों पार्थेनोकार्पी को आप अनिषेचित भी कह सकते हैं। ठीक है, अनिषेचित यानी कि बिना निषेचन के। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कोशिका मृत होती है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। जो स्क्लेरन काइमा होता है ना, इसमें कोशिका मृत पाई जाती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों ये स्क्लेरन काइमा की बात की जाए तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, उसमें जो लचीलापन होता है, ठीक है, लचीलापन, जैसे कोई पेड़ पौधे के आप ऐसे करते हैं तो वो मतलब कि इस तरफ से हो जाता है, लचीलापन जो होता है ना वो इसी के कारण होता है, स्क्लेरन काइमा के कारण होता है, ठीक है। और पैरेन काइमा की बात की जाए तो दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें जो घाव लग जाते हैं, कट जाते हैं, उसे जो भरने का काम करता है वो करता है पैरेन काइमा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो पेड़ पौधे के कट लग जाते हैं, उसमें जो घाव लग जाता है, उसे भरने का काम कौन सा करता है? पैरेन काइमा करता है। और कोशिका मृत किस में पाई जाती है? तो स्क्लेरन काइमा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पेड़ पौधे के लचीलापन का जिम्मेदार है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, परागकण किस में पाए जाते हैं? दोस्तों परागकण जो होते हैं वो पराग कोश में पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परागकोश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से हल्दी किसका उदाहरण है? दोस्तों हल्दी जो है ना वो तना का उदाहरण, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तना। और तना का उदाहरण कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो आलू, आलू की बात की जाए तो वो भी होता है तना का उदाहरण। और प्याज की बात की जाए दोस्तों, प्याज और आलू, प्याज और एक अदरक होता है, ठीक है, अदरक, ये भी तना का उदाहरण है, ठीक है। तो आलू जो होता है दोस्तों, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कौन से तने का उदाहरण है, कौन से तने का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है कि आलू जो है वो कंद है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? कंद है, राइजोम है, ठीक है, याद रखिएगा, राइजोम है। और बात करें जाए दोस्तों प्याज की, तो दोस्तों प्याज जो है वो स्लकंड है, ठीक है, स्लकंद है, ठीक है, यानी कि बल्ब है, याद रखिएगा। और अदरक की बात की जाए, अदरक और हल्दी, ये दोस्तों ये आपका प्राकंद के, जो प्राकंद होते हैं ना, प्राकंद के उदाहरण है, ठीक है ना, तना में। तो प्राकंद को क्या कहते हैं दोस्तों? ट्यूबर कहते हैं, ये सब याद रखिएगा। तो हल जो तना होता है इसका उदाहरण आपको पता हो गया कि आलू, प्याज, अदरक, ये सब जो हल्दी, ये सब जो है वो तना के उदाहरण है, ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज और लहसुन का गंध किसकी वजह से आती है? देखिए प्याज और लहसुन होते हैं ना दोस्तों, जब वो सड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो उपस्थित सल्फर यानी कि जो गंधक होता है ना, उसी की वजह से प्याज और लहसुन में गंध आते हैं, ठीक है ना, एक तीव्र गंध आते हैं, मतलब कि स्मेल आता है, एक बहुत गंदा सा स्मेल आता है, वो सल्फर की वजह से आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित फूल यानी कि जो स्पेस है उसमें सबसे पहले कौन से फूल को उगाया गया था? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, जीनिया जो है ना, इसे अंतरिक्ष में सबसे पहले उगाया गया था, ठीक है। रेफ्लेसिया और नोल्डी, कमल, वुल्फिया, ये सभी के बारे में आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रिया की वजह से पौधे का तापमान कम होता है? ठीक है, ये पिछली बार ग्रुप डी में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। पौधे का तापमान जो होता है वो बाष्पोत्सर्जन, ठीक है, इवेपोरेशन के कारण कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 12% होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 12% होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति पद्धति से उगाया जाने वाला कौन है? ठीक है, निम्नलिखित में से जो वनस्पति पद्धति से किसे उगाया जाता है? गन्ना, केला, आलू या सभी को? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। दोस्तों समझते हैं वनस्पति पद्धति क्या है। देखिए ये जो वनस्पति पद्धति, इसे वनस्पति जनन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरह का अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। जैसे इसमें जो वनस्पति होते हैं उसका कोई भी अंग ले लिया जाता है, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, और इसे एक अलग नया पौधा बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे इसका, जैसे गन्ना को एग्जांपल लेते हैं, गन्ना का, ये गन्ना हो गया दोस्तों, इसे क्या करते हैं हम लोग, काट देते हैं, आधा से काटने के बाद इसे अगर फिर से इसे बनाया जाए, मतलब उगाया जाए, तो ये फिर से एक नया पौधा बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, इस तो इसे वनस्पति पद्धति कहते हैं।
और इसी तरह से किसे उगाया जाता है दोस्तों, तो गन्ना, केला, आलू, ये सभी को उगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, पीली क्रांति जो येलो रिवॉल्यूशन है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तिलहन उत्पादन। मछली उत्पादन की बात की जाए तो दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति से संबंधित है। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों दूध उत्पादन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। जो श्वेत क्रांति है ना, वो दूध उत्पादन से संबंधित है। और ये कब आया था दोस्तों? 1970 में आया था, याद रखिएगा। 1970 में दूध उत्पादन से जो रिलेटेड व्हाइट रिवोल्यूशन आया था वो आया था। और इसके व्हाइट रिवोल्यूशन के पिता किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों जूट उत्पादन। तो दोस्तों जो स्वर्ण क्रांति है ना, स्वर्ण क्रांति, गोल्डन फाइबर, इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। इसे जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड गोल्डन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, स्वर्ण क्रांति, जो कि जूट उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों एक कपास आता है, ठीक है, एक कपास होता है, ठीक है, एक कपास यानी कि कॉटन। दोस्तों इससे रिलेटेड जो रेवोल्यूशन आया था उसे दोस्तों कहते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सच्चा फल यानी ट्रू फ्रूट है? दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सच्चा फल या झूठा फल कौन होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, सच्चा फल वो होता है जिसमें निषेचन होता है, यानी कि जो निषेचन के बाद जो फल बनता है उसे सच्चा फल कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और निषेचन के बाद इसका जो निर्माण होता है वो अंडाशय द्वारा होता है, ठीक है, अंडाशय द्वारा होता है, याद रखिएगा। उसे सच्चा फल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो दोस्तों आम हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, और वाटरमेलन, ये सब याद रखिएगा। और एक होता है दोस्तों झूठा फल, ठीक है ना, तो वो भी आप याद रखिएगा कि जो झूठा फल होता है ना, झूठा फल, झूठा फल होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसा फल जो बिना निषेचन का बनता है, ठीक है ना, बिना फर्टिलाइजेशन का बनता है, और इसका जो निर्माण होता है वो फूलों द्वारा होता है, ठीक है, फूल के द्वारा ये बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे जो नाशपाती होते हैं, अनानास होते हैं, सेब, ये सब जो है ना, ये झूठे फल होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और याद रखिएगा, जो ककड़ी होता है, ठीक है, ककड़ी, लौकी, ये सभी झूठे फल हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है पूसा रूबी। पूसा रूबी किसका उन्नत किस्म है? दोस्तों पूसा रूबी की बात की जाए तो दोस्तों यह टमाटर का उन्नत किस्म है, याद रखिएगा। पूसा रवि टमाटर का उन्नत किस्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा शुष्क रेगिस्तान यानी कि ड्राई डेजर्ट में अनुकूलित होता है? देखिए दोस्तों, शुष्क रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं, उसमें जो पौधे खिलते हैं या उसमें जो पौधे उगते हैं, जो सरवाइव करते हैं, उसे जीरोफाइटा कहा जाता है, ठीक है ना। दोस्तों ये क्यों शुष्क रेगिस्तान में ये सरवाइव करते हैं? क्योंकि दोस्तों इसे बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम, नाम मात्र के, यानी कि ना ही, बिना पानी के ये रेगिस्तान में सरवाइव करते हैं, इसलिए इसे जीरोफाइटा कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जीरोफाइटा है जो शुष्क रेगिस्तान के अनुकूलित होता है। और टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा के बारे में मैंने आपको बताया है। एक है हेलोफाइटा, ये भी याद रखिएगा आप कि हेलोफाइटा जो है यह नमकीय मिट्टी, या जहाँ पे जो मिट्टी में ज़्यादा नमक है ना, वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उसे हेलोफाइटा कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जीरोफाइटा। दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि होमवर्क है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि आप वीडियो दोस्तों देखे होंगे पूरा अच्छा से, तो दोस्तों आई एम श्योर कि आप इसका जवाब बहुत इजीली कर पाओगे। और दोस्तों मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा कौन पहले करते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सबसे पहला कमेंट किनका था। तो लाइकन की बात की जाए दोस्तों, तो ये पूछा जा रहा है कि लाइकन किसका बना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन है कवक, शैवाल, या ए और बी दोनों, या नन। तो दोस्तों आई होप आप इसका कमेंट जरूर करेंगे। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और नए हैं तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसे शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।